प्यारे बच्चों, आज हम लोग समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके समीकरण की पार्ट 2 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट 2। हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? रासायनिक रिएक्शन इवोल्यूशन के मतलब रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण तक हम लोग पढ़े थे। इसका मतलब हम लोग पढ़े थे रंगों में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस। हम लोग यहाँ तक पिछले वीडियो में समझे थे। आज हम लोग समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके समीकरण के पार्ट 2 में क्या है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित कैसे करना है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया को कैसे प्रदर्शित करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं कि रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना। रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को कैसे प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन, मतलब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, प्रदर्शित कैसे करते हैं केमिकल रिएक्शन को। सबसे पहली बात आपको ये बात ध्यान देना है कि उदाहरण अगर मैं लेता हूँ, मान लीजिए अगर हम कोई पदार्थ A और ये B को मिला करके कोई पदार्थ हम C और ये D बना रहे हैं, तो इसे हम इस तरह से दिखाएंगे, बीच में एरो का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे ये जो दोनों है इसे हम बोलेंगे रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का रिएक्टेंस है, ये जो है राइट हैंड साइड का रिएक्टेंस है। इसको आप बोल सकते हैं प्रोडक्ट। मतलब लेफ्ट हैंड साइड का प्रोडक्ट है, ये जो है D राइट हैंड साइड का प्रोडक्ट है। बीच में यहाँ पर कभी कभी दिखाना पड़ता है कि ये क्या है, मतलब इसको जैसे कि अगर आप हीट कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिक दे रहे हैं या फिर आप लाइट दे रहे हैं, इसको भी यहाँ पर दिखाना पड़ता है। ये एरो के ऊपर या फिर नीचे। हीट का सिंबल आप डेल्टा करके दिखा सकते हैं, इलेक्ट्रिक तो इलेक्ट्रिक ही लिखना है, लाइट को आप ऐसे करके तीर लगा सकते हैं, ये दिखा सकते हैं एरो की तरफ। अब एक चीज़ और भी है, आपको एक चीज़ और दिखाना है कि क्या है ठोस, द्रव, गैस और इसके बाद विलयन जली के बारे में दे रखा हुआ है। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर मान लीजिए A ठोस है या फिर लिक्विड है या फिर गैस है, तो इसके बगल में लिखना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर अगर मान लीजिए लिक्विड है तो आप L लिखेंगे, मतलब लिक्विड स्टेट के लिए आपको स्मॉल L लिखना है, जिसे हम बोल सकते हैं लिक्विड के लिए हम क्या लिख सकते हैं? द्रव। द्रव के लिए अगर लिखेंगे तो स्मॉल L लिख देंगे। मान लीजिए यहाँ पर ये सॉलिड है, सॉलिड स्टेट है, तो आप इसे स्मॉल S लिखेंगे, जिसे आप बोल सकते हैं ठोस है। ये ठोस के लिए है। अगर आप लिख सकते हैं, मान लीजिए गैसी अवस्था में है, गैस में है, तो आप गैस स्टेट के लिए आप क्या लिख सकते हैं? G।
ये होता है गैस के लिए। एक हिसाब से होता है कभी कभी जलीय विलयन होता है, जिसे आप बोल सकते हैं एक्वा स्टेट। उसे आप लिख सकते हैं AQ। एक हिसाब से होता है जलीय विलयन। ये क्या है, मतलब कि अगर मान लीजिए कोई जैसे गोट जैसा है, न ठोस भी है, न द्रव भी है, न गैस है, तो ये कुछ एक्वा लिक्विड स्टेज में होता है, मतलब जलीय विलयन में होता है। तो ये इसे बगल में ही लिखना रहता है। जैसे कि मान लीजिए हमने कोई पदार्थ बनाया, A और B को मैंने जोड़ करके मैंने C मान लीजिए बनाया, तो A मान लीजिए यहाँ पर ठोस है तो ऐसे लिख देंगे, लिक्विड है तो ऐसे लिख देंगे, ये मान लीजिए गैस है तो G लिख देंगे। ऐसे प्रकार के हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं रिएक्शन को। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ चुके होंगे। अब हम आते हैं अगले स्टेप पर। अब हम लोग समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का संतुलित करना, मतलब बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन। बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन। इक्वेशन। हमको समीकरण का इक्वेशन करना है, बैलेंस करना है। तो इसको आप हिंदी समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। मैं लिखता हूँ यहाँ पर ही रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। सबसे पहली बात तो यह कि रासायनिक अभिक्रिया हमने संतुलित करते क्यों। एक रूल है जिसे आप बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसी हिसाब से बोलते हैं, हम लोग समझते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अनुसार कोई भी पदार्थ को हम निरस्त या फिर हम नया नहीं बना सकते हैं, जो है हम उसी को चेंज कर सकते हैं। इसके अनुसार के हम ये कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। तो इसी बात को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। इसे आप इंग्लिश में क्या लिखेंगे, आप ये समझिएगा, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor destroyed
इन अ केमिकल रिएक्शन। बहुत अच्छी बात है। इसी के हम अनुसार हमको रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि बैलेंस कैसे करते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मान लीजिए हम फेरस में जैसे Fe में हम जब जल से अभिक्रिया कराते हैं तो ये बनता है फेरस ऑक्साइड में प्लस ये हाइड्रोजन बनता है, लेकिन ये बैलेंस नहीं है। क्या है? बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस कैसे करेंगे? सबसे पहली बात यहाँ हम समझेंगे कि जो ये फेरस है यहाँ पर ये एक बार है और यहाँ पर फेरस कितना बार है? ये 2 बार है। अब आपको पहली बात तो ये समझना, थोड़ा रफ करके मैं समझा देता हूँ यहाँ पर क्या है। सबसे पहले आपको ज़रूरी है रफ करके समझाना है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर ये लिखा हुआ फेरस ऑक्साइड में Fe2O3, ये जो 3 जो लिखा गया है ये ओनली O के लिए लिखा गया है और ये जो 2 लिखा गया है ओनली Fe के लिए लिखा गया है। अगर हम कुछ आगे की तरफ हम कोई संख्या लिख देते हैं 2, तो ये जो 2 है ये इनका भी हो जाएगा और ये उनका भी हो जाएगा। तो ये इस हिसाब से ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा Fe4 और ये O6। बात समझना, ये बैलेंस नहीं है, ये सही नहीं है। सही तो ये है, लेकिन हम आगे के जैसे गुणा करेंगे तो ये कहना चाहेगा कि ये जो Fe है ना वो 4 बार हो गया और ये जो O है ना ये आपका 6 बार हो गया। तो ये आगे का रखने का मतलब दोनों के लिए है और इसके पास पास रखेंगे तो सिर्फ ओनली अकेले के लिए है। तो अब आप यही समझेंगे। और हाँ, कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में जैसे मान लीजिए आप Fe2 यहाँ पर H2O2 है, मान लीजिए HO2 है, तो हम कभी भी ना ये इसको हम छेड़खानी नहीं कर सकते। जब भी कर सकते हैं इसके बाहर की तरफ मल्टीप्लाई ही कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ नहीं कर सकते कुछ भी, क्योंकि अगर यहाँ कर देंगे तो ये रह नहीं जाएगा जो चीज़ हमको चाहिए। तो चलिए हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर Fe जो है 2 बार है और यहाँ पर Fe 1 बार है। तो जब हम यहाँ पर 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो Fe यहाँ पर 2 बार हो गया। तो इस हिसाब से हमारा क्या बन जाएगा? Fe हमारा 2 बार हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर 3 बार है और यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए 1 ही बार है, क्योंकि आगे 1 है, यहाँ पर 1 ही माना जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी हम 3 का गुणा करेंगे तो ये हमारा ऑक्सीजन भी हमारा 3 हो जाएगा, लेकिन साथ साथ में हाइड्रोजन भी यहाँ पर बढ़ करके 6 बार हो गया। हाँ या ना? आज जब हाइड्रोजन यहाँ 6 बार हो गया तो यहाँ हाइड्रोजन सिर्फ 2 ही बार है, तो इसको 6 बनाने के लिए आप पीछे गुणा कर देंगे 3 का, तो ये हमारा 6 बार हो गया। अब हमारा ये क्या हो गया? अभिक्रिया हमारा बैलेंस हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ या ना? चलिए हम लोग ऐसे कर करके अभिक्रिया हम लोग बैलेंस करेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग समझेंगे कि अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है। तो वो सब समझते दौरान जितने भी अभिक्रिया आएंगे हम लोग सब इसको बैलेंस करने के लिए उसी दौरान हम लोग सीख लेंगे। हाँ या ना? तो चलिए हम लोग आते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है। तो चलिए लिखते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। हाँ या ना? चलिए पहला हेडिंग मेरा स्टार बनता है यहाँ पर, ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में सबसे पहले नंबर पे आता है संयोजन अभिक्रिया।
इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल मतलब एक उत्पाद का निर्माण करता है। उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश वाले भी समझेंगे कंबाइनेशन रिएक्शन। The reaction in which two or more reactants combination या फिर combine to form या फिर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। मतलब ये हुआ कि रिएक्शन ऐसी रिएक्शन विच दो या दो से अधिक पदार्थों को कंबाइन कर देते हैं तो उसमें बनता है एक सिंगल प्रोडक्ट। उसे हम क्या बोलते हैं? कंबाइनेशन रिएक्शन। हाँ या ना? ये बात आप समझ में आ गया। चलिए हम लोग उदाहरण के रूप में समझते हैं। परिभाषा में जैसे कहा गया है कि दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर हम एकल उत्पाद बनाते हैं। मतलब ये जो रिएक्टेंट है ये दो या दो से अधिक रहेगा, लेकिन जो आपका प्रोडक्ट रहेगा वो क्या रहेगा? ओनली एक रहेगा। तो इसी बात को बोलते हैं कंबाइनेशन रिएक्शन। मतलब कुछ अभिकारकों को मिला करके एक पदार्थ बना देते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? उत्पाद। इसे क्या बोलते हैं? अभिकारक। तो हम लोग अब एग्जाम्पल देखते हैं कि कोयले का दहन होना। कोयले का दहन होना बर्निंग इन ऑफ कोयल। कोयले का दहन होना तो कोयला क्या होता है? पहली बात तो कार्बन होता है। कार्बन को दहन अगर आप किसी भी चीज़ का अगर हम दहन करेंगे तो इसके लिए हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। तो इसीलिए हम रासायनिक अभिक्रिया में अगर दहन की जहाँ बात आएगी, मतलब बर्निंग की बात आएगी, तो हम उसके जगह पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा देंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, अब प्लस क्या बन जाएगा? हीट। तो ये चीज़ आपको समझना है और ये आपका बैलेंस अभिक्रिया है। मतलब ये हुआ कि कार्बन भी एक है यहाँ पर, यहाँ भी कार्बन एक है, ऑक्सीजन यहाँ पर दो है, यहाँ भी ऑक्सीजन दो है। यानी इस हिसाब से क्या होगा? ये बैलेंस है। ये आपका कोई पदार्थ नहीं माना जाएगा, ये ओनली एनर्जी माना जाएगा। तो इसलिए हम
इसको पदार्थों में न गिन करके हम सिर्फ एक पदार्थ देखा जा रहा है और यहाँ पर दो या दो से अधिक पदार्थ मतलब दो पदार्थ को मिलाया जा रहा है और एक पदार्थ यहाँ पर बन गया है, इसीलिए हम इसे कंबाइनेशन अभिक्रिया में कहेंगे। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है वाटर का बनना यानी जल का बनना, फॉर्मेशन ऑफ जल। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जल का बनना। जल होता क्या है? होता है आपका H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम मिलाते हैं तो जल बनता है। तो चलिए हम लोग मिलाते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे हाइड्रोजन है और यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन है। तो जब भी हम मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? जल। लेकिन यहाँ बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन यहाँ 2 बार है तो हाइड्रोजन यहाँ भी 2 बार है, तो अब इस हिसाब से बैलेंस है। लेकिन यहाँ देखेंगे ऑक्सीजन 2 बार है लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 1 बार है, तो फिर क्या करेंगे? इसमें 2 का गुणा करके ऑक्सीजन 2 बार तो हो गया, लेकिन साथ साथ में हाइड्रोजन भी क्या हो गया? 4 बार हो गया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 रख करके हाइड्रोजन को 4 बना देंगे, तो अब ये पूरा क्रिया बैलेंस हो गई। मैं उम्मीद करता हूँ बैलेंस करने के लिए धीरे धीरे आप समझ रहे होंगे। अब हम लोग देखेंगे कि बिना बुझा चूना को बुझा हुआ चूना कैसे बनाते हैं। जैसे एक होता है चूना पत्थर और चूना पत्थर का दहन होना, तो अब हम लोग समझेंगे चूना पत्थर का दहन। तीसरा एग्जाम्पल, चूना पत्थर का दहन। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि चूना पत्थर एक आता है जिसे हम बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। क्विक लाइम। क्विक लाइम का एक सूत्र होता है CaO, और CaO क्विक लाइम एक ऐसा पदार्थ है जो मतलब ये जल से जलता है। ये एक ऐसी पदार्थ है जो जल से जलता है, मतलब ये जल इसको अपक्रिया करके हीट उत्पन्न कर लेता है जो अपने आप को जल जाता है। उसी बात को बोलते हैं बुझा हुआ चूना। तो इसके पहले ये क्या है? बिना बुझा चूना है, ये जला नहीं है, तो आप बोलेंगे बिना बुझा चूना। तो इस हिसाब से आप समझेंगे कि सबसे पहले आप अपक्रिया समझेंगे। यहाँ होगा CaO के साथ जब हम जल का अपक्रिया कराएंगे तो ये आपका बन जाएगा Ca कोष्टक में OH2। इसको हम बोलेंगे एक्वा में। उदाहरण के तौर पे जब मैंने आपको समझाया था कि जब कोई रिएक्शन, जब कोई पदार्थ जो होता है सब्सटेंस जो है लिक्विड में होगा तो L लिखेंगे, सॉलिड में होगा तो H लिखेंगे, और गैस में होगा तो G लिखेंगे, जली विलियम एक्वालाइट में होगा तो आप QA लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सॉरी, AQ में लिखेंगे। तो ये यही पदार्थ है, AQ में पाया जा रहा है, AQ। तो जिसे आप यहाँ पर एक्वा में लिखेंगे AQ। अब देखेंगे यहाँ पर इसी बात को, इसको बोलेंगे हम लोग बिना बुझा हुआ चूना पत्थर, मतलब बिना बुझा चूना। क्या बोलेंगे? बिना बुझा चूना, जिसे हम क्विक लाइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जैसे आपको मैं समझाया था, क्विक लाइम। इसी प्रकार ये तो हमको पता है कि ये हमारा वाटर है जिसे हम जल बोलते हैं। और उसको आप बोलेंगे सॉल्ट लाइम जिसे बोल सकते हैं आप, यानी SLAKED सॉल्ट लाइम। इसी को आप कहेंगे
बुझा हुआ चूना, मतलब अब ये आग से जल चुका, मतलब वाटर से क्रिया करके जल, इसी से हम लोग दीवारों पर सफ़ेदी करते हैं। जो पहले जो झोपड़ियाँ होती थी, चूना जो लगाते थे, ये यही चीज़ होता था। इसको आप बोल सकते हैं बुझा हुआ चूना। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे, और हम लोग आगे की क्रिया समझेंगे कि ये कैसे बनता है, इसके बाद ये कहाँ से आया जाता है, इसे क्या क्या क्रिया से बचाते हैं, हम लोग आगे समझेंगे। अभी के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ कम्बाइनेशन रिएक्शन, संयोजन अपक्रिया के बारे में। तो संयोजन अपक्रिया में ये भी एक उदाहरण है, इसीलिए हम आपको ये समझा दिए। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं। अब